हेलो स्टूडेंट्स। नीट की तैयारी वीडियो सीरीज में आज आपके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। आज के वीडियो में हम सिर्फ सॉलिड वाले ही पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर अपने को देखें तो क्या दिया हुआ है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने को पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है जो कि वेरी कर रही है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। और अपने को पूछा क्या गया है उन मॉलिक्यूल्स के बारे में कि किस रीजन में उनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगी और किस रीजन में उनके बीच में जो फोर्स है रिपल्सिव होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा समझते हैं फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो अपनी जो फोर्स होती है पोटेंशियल एनर्जी से हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस du/dx आई कैप du/dy जे कैप du/dz के कैप। और अगर अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो वो रहती है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और जो वर्क है अपने को पता है इन जर्नल कैसे लिखा जाएगा, फोर्स का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो अगर अपने को पोटेंशियल एनर्जी दी हो, फोर्स निकालना हो, तो ऊपर वाली चीज को हम यूज करते होते हैं। अगर अपने को फोर्स दिया हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो हम नीचे वाली चीज को यूज करते होते हैं। तो यहाँ पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, वहां से अपने को क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और अपने को क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो हम ऊपर वाली चीज को यूज करने वाले हैं। ये दो चीजें हमेशा याद रखेंगे, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हो फोर्स कैसे निकालनी है, और फोर्स दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी। और अगर जैसे यहां पे मैंने डेल यू बाय डेल एक्स लिखा हुआ है, इनका मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। और अगर सिर्फ वन डायमेंशन में ही वेरिएशन हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में अपने को u का वेरिएशन x के साथ ही दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही टर्म आने वाली है। तो इस क्वेश्चन में जैसे अपने को u का वेरिएशन सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ है, तो अपने पास एक ही टर्म आने वाली। इन वन डायमेंशन जो फोर्स है वो हम कैसे लिखेंगे, माइनस du/dx। बट ग्राफ से डेरिवेटिव कैसे देखा जाए, ग्राफ से डेरिवेटिव बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल रहता है। तो f इक्वल टू माइनस du/dx, और ये डेरिवेटिव किसके इक्वल रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप अपने को पता है कैसे लिखा जाता है, tan ऑफ थीटा। जो भी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उसका tan अपने को क्या देगा, स्लोप देगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही रीजन, एक तो ए बी वाला रीजन, एक बी सी वाला रीजन, उनमें टेंजेंट लेते हैं, स्लोप फाइंड करेंगे, वहां से अपने को किसका पता लगेगा, फोर्स का पता लगेगा। तो पहले हम पॉइंट चूज कर लेते हैं, एक ए बी रीजन में एक पॉइंट ले लेते हैं, सिमिलरली हम एक बी सी रीजन में पॉइंट ले लेते हैं। दोनों ही पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। ऐसे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। अगर देखें जो ये वाली टेंजेंट है जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो 90 से बड़ा एंगल है। और ये वाली जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 से क्या है, छोटा है। 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वहां पे अपने को पता है tan थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव। 90 से बड़ा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहां पे tan क्या होता है, नेगेटिव। तो अपना जो फोर्स था वो क्या था, माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा। अगर मैं ए बी रीजन की बात करूं, ए बी रीजन में अपना थीटा जो है 90 से बड़ा, मतलब अपना जो tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फोर्स अपनी क्या आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस, जो कि पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या है, वो रिपल्सिव रहेगी।
मतलब उस रीजन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले। सिमिलरली अगर हम बीसी रीजन की बात करें, बीसी रीजन में अपना जो थीटा था वो 90 से छोटा आ रहा था, तो वहां जो tan थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वहां पे tan थीटा पॉजिटिव रहने वाला है, वहां पे फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस इंटू प्लस, जो कि ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगी। नेगेटिव फोर्स का मीनिंग क्या है कि वो अट्रैक्टिव होगी। तो बीसी रीजन में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी अट्रैक्टिव होगी, ए बी रीजन में रिपल्सिव, बीसी रीजन में अट्रैक्टिव। ऑप्शन में चेक करते हैं हम, बीसी रीजन में अट्रैक्टिव और ए बी रीजन में रिपल्शन। ऑप्शन 2 बन रहा है। ऑप्शन 2 क्या है इसके लिए करेक्ट आंसर। अगर अपने को सिंपल फार्मूला दिया होता, यू का एक्सप्रेशन दिया होता, फोर्स फाइंड करना होता, इसको यूज कर देते। फोर्स दिया होता, यू निकालना होता तो इसको यूज कर देते। ग्राफ से, क्योंकि जैसे अपने को यू दिया हुआ था, फोर्स मांगा हुआ था, ग्राफ से डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाता होता है, स्लोप। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, एक बॉब है जिसका मास क्या है 5 kg, और उसको वायर के साथ अटैच करा हुआ है, लेंथ अपने को दे रखी है 2 मीटर, और अपने को वायर का क्या बता रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस बता रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है अपने को वायर का, और पूछा गया कितनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से उस बॉब को हम घुमा सकते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो अगर देखिए इस पे क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, एक तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आ रहा है, एक दूसरी चीज क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको घुमाया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है, अपने को पता है जब भी किसी चीज को सर्कल में घुमाते हैं तो अपने को क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या रहता है, mv²/r, और ओमेगा की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, m⍵²/r। थोड़ा पहले कुछ चीजें रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। एक तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी चीज जब सर्कल में घुमाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे लिखते होते हैं, mv²/r। m उस बॉडी का मास है जिसको घुमा रहे हैं, v वो स्पीड है जिस स्पीड से हम घुमा रहे हैं, r उस सर्कल का क्या है, रेडियस, जिस सर्कल में घुमा रहे हैं उसका रेडियस। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में ऐसे लिखते होते हैं, m⍵² ओमेगा अपनी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर v दिया हो तो इस फॉर्म को यूज करते होते हैं, ओमेगा दिया हो तो इस फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और सर्कुलर मोशन में अपने को पता है v और ओमेगा में ये रिलेशन रहता है, v=ω/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिगार्डिंग ये सारी टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेस के ऊपर। अगर देखिए यहां पे जो अपना मटेरियल है वो वायर है, वायर पे स्ट्रेस, जब भी हम वायर को ऐसे खींचेंगे तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बिल्ड होता है, क्योंकि जब खींचते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। लेंथ के चेंज होने से जो स्ट्रेस बिल्ड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझते हैं, जैसे अपने पास ऐसे मान लो एक वायर है, हम इसको ऐसे दोनों एंड से क्या है खींच रहे, एफ फोर्स लगा के, और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। और जो हम ये फोर्स लगा रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर में लगा। जब हम ऐसे खींचेंगे तो वायर अंदर से रेजिस्ट करेगी, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होगा ये बाहर वाले फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो अंदर की तरफ भी इसको अपोज करने के लिए एक बिल्ड हो जाती है रीस्टोरिंग फोर्स। अंदर की तरफ ये रीस्टोरिंग फोर्स एफ विद सबस्क्रिप्ट हमने आर से लिखा। जो स्ट्रेस डिफाइन करा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वाला, सिग्मा एल से लिखेंगे। वो कैसे डिफाइन करा जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स जो अंदर बिल्ड हो रही है पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स बिल्ड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और अपने को जब ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब जब
बैलेंस हो चुकी है, मतलब जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे जितनी लेंथ इंक्रीज होनी थी वो हो चुकी है, इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। उस इक्विलिब्रियम पे जितना बाहर वाला फोर्स है और अंदर वाला फोर्स क्या रहेंगे, बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F/A। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसमें दो कंसेप्ट यूज होने वाले, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स का, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ओमेगा की टर्म में m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये v और ओमेगा का रिलेशन रहता है। स्ट्रेस इसमें जो यूज होने वाला है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब भी किसी वायर को कोई रोड बोल दे, उसको हम ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगा के उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, या कम कर रहे हैं, है ना, उससे जो स्ट्रेस बिल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इंक्रीज करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस बोल दिया जाता है, अगर कम करते हैं तो उसको कंप्रेसिव वाला बोल दिया जाता है। ओवरऑल वो लॉन्गिट्यूडनल है, उसके दो टाइप हैं। इंक्रीज वाले केस में टेंसाइल बोला जाता है, जब डिक्रीज करी जाती है, कंप्रेस करा जाता है, उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल दिया जाता है। वो लिखा कैसे जाता है, जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बिल्ड होती है पर यूनिट एरिया, और इक्विलिब्रियम पे अंदर वाला फोर्स बाहर वाले फोर्स के ही बराबर होगा, हम एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया भी लिख सकते हैं। चलो, आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में अपने को बोल रहे, अपने पास वायर है और उसके साथ एक बॉब क्या है अटैच, उसका मास मान लो m, और ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम घुमा रहे, है ना। इसको विजुअलाइज करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ है सर्कल जो है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे घुमा रहे। मान लो कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम घुमा रहे। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, सेंटर की तरफ एक फोर्स होनी चाहिए। वो फोर्स यहाँ पे टेंशन फोर्स है, इस वायर के अंदर जो टेंशन फोर्स होगी वो सेंटर की तरफ लग रही है, जो कि सेंट्रीपिटल का क्या करेगी, काम करेगी। और जो इस सर्कल का रेडियस है इस वायर की ही लेंथ के क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो पहले तो हम सेंट्रीपिटल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, सेंटर की तरफ टेंशन फोर्स, वो कैसे लिखा जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि हमें ओमेगा निकालना है तो ओमेगा वाला ही हम रिलेशन यूज कर रहे हैं, आर की वैल्यू एल के इक्वल। तो ये टेंशन अपनी m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। अब इस टेंशन की वजह से, क्योंकि ये टेंशन फोर्स उसके अंदर लग रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या बिल्ड होगा, स्ट्रेस बिल्ड होगा। तो अगर वो स्ट्रेस देखें, कितना स्ट्रेस रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर में ही लग रही है, कैसे लिखा जाएगा, जो टेंशन फोर्स है पर यूनिट एरिया। ये स्ट्रेस जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस बिल्ड हो गया उसके अंदर कि वो वायर अंदर उसको रोक ही नहीं पाएगी, तो वो वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये वाला जो स्ट्रेस है ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी हम उसको घुमा पाएंगे, अदरवाइज वो वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। फॉर नो ब्रेकिंग ऑफ वायर, ये जो अपना स्ट्रेस है सिग्मा एल, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि क्या थी, m ओमेगा स्क्वायर एल बाय ए। तो ये m ओमेगा स्क्वायर एल बाय ए सिग्मा बी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर कम होना चाहिए किससे, सिग्मा बी ए डिवाइड बाय एम एल। स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। अपने उसने पूछा हुआ था मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा अपना इससे कम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो अपना मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, सिग्मा बी इंटू एरिया डिवाइड बाय एम एल। वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अपने को सिग्मा बी दिया हुआ है 1.44 इंटू 10 की पावर 8, 1.44 इंटू 10 की पावर 8। एरिया देखते हैं, एरिया अपने को दिया हुआ है 10 की पावर -5। मास देखते हैं, मास अपने को दिया हुआ 5 और लेंथ अपने को दे रखी है 2। तो
मास की वैल्यू 5, लेंथ की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करते हैं। 1.44 इंटू 10⁻8 माइनस 5 कर देंगे 3, नीचे 5 इंटू 2 क्या बन रहा है 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 144 का रूट बन रहा है। 144 का रूट मतलब 12। तो मैक्सिमम इसको 12 रेडियन पर सेकंड से घुमा सकते हैं। सारी चीज़ें हमने एसआई में रखी हैं तो फाइनल रिजल्ट भी एसआई में, रेडियन पर सेकंड। इतनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से घुमा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा से घुमाने लग जाएंगे तो वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाएगी। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन पे देखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन 3 बन जाएगा, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो कि 12। दो कंसेप्ट इसमें यूज हुए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, x मीटर है, जब उसके अंदर टेंशन, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन कितने हैं 4 न्यूटन, और उसकी लेंथ y मीटर है जब टेंशन कितना है 5 न्यूटन, और जब टेंशन 9 न्यूटन है तब उसकी अपने को क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अपने को पता है या जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बिल्ड होता है वो किसकी वजह से, लेंथ के चेंज होने की वजह से। तो एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, जब हम उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या बिल्ड हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और उसी से एक इलास्टिसिटी का मॉडुलस भी आता है जिसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस, जो लिखा जाता होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। समझते हैं पहले इस चीज को। हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑलरेडी समझ चुके हैं, उससे आगे हम समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लो अपने पास ऐसे एक स्ट्रिंग है, जब वायर है, जब कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, मान लो उसकी लेंथ ऐसे L थी। जब मैंने दोनों एंड पे फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी, इस फोर्स की वजह से उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, दोनों एंड से। मान लो उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होके वो बन गई L प्लस डेल्टा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो कैसे लिखा जाता है, जो लेंथ में चेंज आए डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें हम पहले बात करेंगे यंग मॉडुलस की, जो y से लिखा जाता है, जो कि किसके इक्वल रहता होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपना फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन अपना डेल्टा L बाय L। जब भी हम किसी मटेरियल को क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर में फोर्स लगा के खींचेंगे, लेंथ में चेंज आएगा, जो कि जिससे जो स्ट्रेन बनेगा उसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो जो भी डायमेंशन में चेंज, जैसे यहाँ पे लेंथ में चेंज हो रहा है डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसकी वजह से उसके अंदर क्या बिल्ड हो रहा है, स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। और इलास्टिसिटी का कांस्टेंट, जो कि यंग मॉडुलस, वो कैसे डिफाइन करा जाता है बेटा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल वाले स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल वाले स्ट्रेन से जो इलास्टिसिटी का कांस्टेंट आता है उसको हम क्या बोलते होते हैं, यंग मॉडुलस। तो जब भी लेंथ के चेंज की बात होगी, कौन सा इलास्टिसिटी का अपने को कांस्टेंट यूज करना होता है, वो यंग मॉडुलस। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे अपने को बात करी गया, फोर्सेस दी हुई हैं और उन फोर्सेस के कोरस्पॉन्डिंग क्या लेंथ रहेगी अपने को वो दिया हुआ है। अपन यंग मॉडुलस लिखेंगे, जो लिखा जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जो कि बनेगा F बाय ए, इधर डेल्टा L बाय L। अपने को फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ दी हुई है, तो
एक साइड हम फोर्स रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड रखते हैं। तो यहाँ से मैं F लिख सकता हूँ, क्या लिखा जाएगा, F वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ को एल प्राइम से लिख लेते हैं, इनिशियल लेंथ अपनी एल। अगर देखा तीनों केस जो उसने दिया हुआ है सेम ही वायर के लिए, तो वाई ए और एल तो क्या है, सेम ही है। इस पूरी चीज को एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं हम के। तो यहां से फोर्स लिख लिया जाएगा के इंटू एल प्राइम माइनस एल। तो पहला उसने बोला हुआ था जब फोर्स 4 न्यूटन का है तब लेंथ कितनी है, एक्स। तो 4 इक्वल टू के, लेंथ उस टाइम पे एक्स। फिर बोल रखा था अपने को 5 न्यूटन पे लेंथ कितनी है, वाई। तो 5 इक्वल टू के, इधर वाई माइनस एल। इसको नाम देता है इक्वेशन 1 का, इसको नाम देता है इक्वेशन 2 का। तीसरा अपने को पूछा हुआ है 9 न्यूटन पे क्या लेंथ रहने वाली है। तो इधर 9, इधर के, लेंथ एल प्राइम। ये इक्वेशन अपनी 3। और अपने को ये एल प्राइम क्या करना है, फाइंड आउट कर। अगर देखें अपने को ये एल प्राइम निकालना है, अपने को के नहीं पता, एल नहीं पता, दो अननोन है। उसके लिए अपने पास क्या है, दो ही इक्वेशन है, दो अननोन, दो इक्वेशन हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इनसे के और एल की वैल्यू निकालें, इधर पुट करें तो हमें एल प्राइम मिल जाएगा। बट इसको थोड़ा और भी इजी कर सकते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इधर 9 बन रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 9, के कॉमन आ जाएगा, दोनों में के क्या है, कॉमन, x माइनस एल प्लस वाई माइनस। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एल माइनस। और इक्वेशन 3 के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं। अगर मैं इसको और उसको कंपेयर करूं, इधर के उधर के, फिर ये एल प्राइम माइनस एल, तो मतलब ये वाली चीज मेरी पूरी क्या है, एल प्राइम रहेगी। तो मतलब अपना एल प्राइम क्या आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस एल। बट अपने को एल तो अननोन है, अपने को एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आंसर अपने को किस में देना है, जो गिवन चीज है, जो कि एक्स और वाई। एल कैसे निकाले, एल को निकालने के लिए फिर से हम 1 और 2 इक्वेशन को देखते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो के से के मुझे पता है क्या हो जाएगा, कैंसल। वहां से हम एल फाइंड आउट कर सकते हैं। एल मिल जाएगा, यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल प्राइम आ जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं 1 और 2। डिवाइड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर बनेगा 4/5, के कट जाएगा, ऊपर x माइनस एल, इधर y माइनस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 4y माइनस 4l, 5x माइनस 5l। तो बनेगा 5l माइनस 4x, 5x माइनस 4y। तो यहाँ से l अपना आ जाएगा 5x माइनस 4y। ये l की वैल्यू अपने को इसके अंदर पुट कर देनी है और क्या आ जाएगा अपना l प्राइम। तो पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, x प्लस वाई, माइनस में वो करना है तो माइनस 5x प्लस 4y। तो बन जाएगा 4y प्लस वाई 5y, x माइनस 5x करेंगे तो 4x। तो ये अपना क्या आ जाएगा, एल प्राइम। क्या क्या कंसेप्ट इसमें यूज हुए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यंग मॉडुलस। दो फोर्सेस पे अपने को लेंथ दी हुई थी, तीसरी फोर्स पे अपने को लेंथ निकालनी थी। तो हमने इक्वेशंस बनाई, उनको सॉल्व कर लिया, तीसरी फोर्स पे हमने लेंथ निकाली। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, 5y माइनस 4x। चेक करते हैं ऑप्शन में, अपना बन रहा था 5y माइनस 4x। तो अगर देखें ये वाला, सी में बन रहा है 5y माइनस 4x। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट बन रहा है। आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा बेटा। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म स्टील वायर है जिसको सीलिंग से हमने क्या करा हुआ है, हैंग करा हुआ है, और अपने वेट की वजह से क्या हो रही है, एलेंगुएट हो रही है।
अपने को क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ एलोंगेशन मांगा गया अपर हाफ और लोअर हाफ में। यूनिफॉर्म स्टील वायर है, यूनिफॉर्म मतलब डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट है, हर जगह मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सीलिंग से हैंग करी हुई है, अपने वेट की वजह से एलोंगेट हो रही है वो, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है खुद के ही वेट की वजह से। और अपने को पूछा गया एलोंगेशन जो अपर हाफ में आएगी और जो लोअर हाफ में आएगी उनका रेशो निकालना। तो यहां भी लेंथ के चेंज की बात हो रही है, तो कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज होना चाहिए, यंग मॉडुलस। फिर से वही तो करते हैं सेम, समझते हैं कैसे करने। पहले तो इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो मिडल पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, नीचे वाला पोर्शन उसकी लेंथ भी L/2, ऊपर वाला हाफ उसकी लेंथ भी L/2। यूनिफॉर्म है तो मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इधर भी m/2 और अपर वाले पार्ट पे भी मास कितना है, m/2। अपने को लेंथ का चेंज निकालना है, डेल्टा एल। तो अपने को पहले फोर्स पता होनी चाहिए। तो अपर और लोअर पोर्शन पे हम क्या देखेंगे, फोर्सेस देखते हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रही। अगर देखें यहां बॉटम वाले पॉइंट पे क्या टेंशन रहने वाला है, अगर देखें ये बॉटम वाला पॉइंट, इसके नीचे कोई भी पोर्शन नहीं है, तो ये किसी भी चीज का वेट नहीं उठा रहा। तो यहां पे टेंशन क्या रहेगी बेटा, 0, क्योंकि ये किसी भी चीज का वेट जो है नीचे वाले पार्ट का नहीं उठा रहा, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। अगर हम मिडल वाले पार्ट पे देखें, ये मिडल वाला पॉइंट, ये नीचे वाले पोर्शन का वेट जो है इसके ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे टेंशन क्या होने वाला है, नीचे वाले पोर्शन का वेट। नीचे वाले पोर्शन का मास कितना, m/2 इंटू जी। तो यहाँ पे टेंशन क्या आ जाएगा, mg/2। और अगर मैं बात करूं ये टॉप वाले पॉइंट की, ये टॉप वाला पॉइंट पूरी ही वायर का वेट वहां पे लग रहा है, तो पूरी ही वायर का वेट लग रहा है, तो उसकी वजह से टेंशन यहाँ पे पूरी ही वायर के वेट के इक्वल, जो कि कितनी आ जाएगी, mj। 3 पॉइंट पे हमने टेंशन मार्क करी, बॉटम, मिडल और टॉप पे। इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, इसको T1 नाम दे देते हैं, इसको T2 से, और इसको T3 से नाम दे देते हैं। यंग मॉडुलस लिखते हैं। यंग मॉडुलस अपने को पता कैसे लिखा जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, इधर डेल्टा L/L। सिंप्लीफाई करते हैं, F/A, इधर डेल्टा L/L। फोर्स को एक साइड रखते हैं, डेल्टा L को दूसरी साइड। अपने को रेशियो डेल्टा L का निकालना, तो डेल्टा L एक साइड पे रख लेते हैं। तो डेल्टा L चेंज इन लेंथ वो कैसे लिखा जाएगा, FLA/y। तो अगर देखें ऊपर और नीचे वाले हाफ के लिए, दोनों के लिए लेंथ क्या है, सेम। ऊपर के लिए भी L/2, नीचे वाले के लिए भी L/2, तो दोनों के लिए L तो क्या है, सेम। और यूनिफॉर्म वायर है, हर जगह एरिया क्या है, सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोनों के लिए ए बी क्या है, सेम। दोनों हाफ जो है सेम मटेरियल के हैं, तो दोनों के लिए वाई भी क्या है, सेम। मतलब बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, सिर्फ फोर्स ही अलग है अपर और लोअर के लिए। और ये लेंथ जो है, लेंथ का जो फर्क आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, फोर्स की वजह से। ऊपर वाले पार्ट में भी कुछ एक्सटेंड होगा, कुछ नीचे वाले पार्ट में भी एक्सटेंड होगा, खुद के ही वेट की वजह से। दोनों में जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ किस चीज का है, फोर्स का। अगर मटेरियल अलग दिया होता तो अपने को वाई भी देखना पड़ता, अगर एरिया अलग दिया होता तो एरिया भी हम लेते। अगर लेंथ अलग अलग होती, जैसे वो बोल देता कि 1/4 ऊपर और 3/4 नीचे, तो उस केस में लेंथ भी वेरी कर देते, तो अपने को वो भी इंक्लूड करके चलना पड़ा। बट इस केस में लेंथ सेम थी, यूनिफॉर्म वायर थी, तो एरिया भी क्या था, सेम था। और सेम ही मटेरियल की वायर थी, तो अपना वाई भी क्या था, सेम था। सिर्फ एक ही चीज वेरी करी थी बेटा, जो कि फोर्स। तो जो लेंथ है वो सिर्फ फोर्स की वजह से ही वेरी कर रही है। तो अपने को रेशो लेना है डेल्टा एल अपर वाली वायर का, जो एलोंगेशन आएगा अपर वाले हाफ में और लोअर वाले। तो फोर्स अपने को अपर वाले वायर में देखनी है, इसमें अपने को लोअर वाले डायरेक्टली है। बट अगर देखें यहां पे फोर्स जो है कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। अपर वाले हाफ में अगर देखें यहाँ पे आधा वेट है, बीच में कुछ अलग होगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ बढ़ रही है,
कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है तो उसका वेट बढ़ता जा रहा है, टेंशन भी क्या है, बढ़ती जा रही है। बट अगर हम देखें टेंशन जो है लीनियरली बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लेंथ बढ़ रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्या है, कांस्टेंट है। तो मास जो है ऊपर जा रहे हैं तो लीनियरली बढ़ रहा है क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, उसकी वजह से जो टेंशन है वो भी कैसे बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है। तो जब भी ऐसे लीनियरली चेंज आ रहा होता है तो वहां पे अगर अपने को फोर्स देखनी है तो हम एवरेज वैल्यू ले लेते होते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए वहां पे हम एवरेज वाली वैल्यू लेते होते हैं। तो यहाँ पे एफ हम कौन सा वाला लेंगे, एवरेज, क्योंकि जो टेंशन है लीनियरली वेरी कर रही, टेंशन वेरीज लीनियरली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर लीनियर वेरिएशन ना होता तो अपने को थोड़ा इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता। तो ये केस सिंपल वाला है जिसमें लीनियर वेरिएशन है तो वहां पे टेंशन हम एवरेज वाली ले सकते हैं। तो अपर वाले पोर्शन में देखेंगे एवरेज और लोअर वाले। अपर वाले में अगर देखें टॉप पे अपनी एम है, मिडल पे एम जी बाय 2 है, दोनों का सम करेंगे डिवाइड बाय 2। और बॉटम वाले में नीचे एंड पे बिल्कुल 0, मिडल पे एम जी बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो अगर देखें ऊपर जो बन जाएगा 3 mg/4 और इधर क्या बन रहा है, mg/4। कैंसिल करेंगे तो क्या आ रहा है, 3/1। तो जो एलिंग्वेशन का रेशो आ रहा है 3:1। तो जितना बॉटम वाले में होगा उसका 3 गुना कहाँ पे होने वाला है, अपर वाले में। मतलब अगर नीचे 1 mm बढ़ा तो अपर वाले हाफ में 3 mm बढ़ने वाला। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यंग मॉडुलस को इसमें यूज करा हुआ है। जब भी लेंथ के चेंज की बात होगी तो इलास्टिसिटी का मॉडुलस अपने को कौन सा लेना है, यंग वाला लेना। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ए, यंग मॉडुलस अपने को दे रखा है वाई। स्ट्रेच कर रहे हैं किसके द्वारा, एक वेरिएबल फोर्स है, और वो फोर्स उसने बोल रखा है कि इलास्टिक फोर्स से स्लाइटली क्या है, ग्रेटर है। अपने को दिया हुआ है जो ये एफ फोर्स है स्लाइटली ही ग्रेटर है किससे, जो इलास्टिक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगी वायर के अंदर। स्लाइटली बोला मतलब ऑलमोस्ट दोनों को इक्वल हम ट्रीट कर सकते हैं। व्हेन द एलिंग्वेशन जो है वायर के अंदर कितना हो जाएगा, एल। एक तो अपने को क्या निकालना, वर्क डन निकालना फोर्स का, एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अपने को पता है वर्क, सबसे पहले समझते हैं वर्क कैसे निकाला जाता है। किसी भी फोर्स का वर्क हम कैसे निकालते हैं, फोर्स को इंटीग्रेट करा जाता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ऐसे वर्क निकाला जाता है। और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक तो हमें वर्क निकालना है फोर्स का, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखना है। तो ये दो चीजें हम इसमें क्या गए यूज करने वाले, ये फंडामेंटल है बेटा, है ना। तो जब भी वर्क की बात होगी फोर्स से हम ऐसे वर्क निकालेंगे, और अगर अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा वो कैसे निकाला जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे वो इलास्टिक वाली फोर्स है उसका वर्क डन की बात होगी, तो इलास्टिक वाली फोर्स का वर्क डन का जो नेगेटिव आएगा वो किसके इक्वल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक फोर्स का। चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, कैसे इसको सॉल्व करें। तो अपने को क्या दे रखा था, एक वायर है जिसकी लेंथ L, एरिया A, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यंग मॉडुलस Y, और इसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। और ये फोर्स लगा के हम उसके अंदर एलिंग्वेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये फोर्स की वजह से उसने बताया अपने को कि कितना एलिंग्वेशन कर दिया उसने, स्मॉल एल।
और अपने को बोल रखा है जो ये फोर्स है जो अंदर इलास्टिक वाली फोर्स होगी उससे थोड़ी सी ही ज़्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हम दोनों को ले सकते हैं। जब इस वायर के अंदर कुछ एक्स एक्सटेंशन होगा, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे एक्स एक्सटेंशन, उस टाइम पे कितनी फोर्स लग रही होगी, क्योंकि वेरी कर रही है तो अपने को पता है कि हर इंस्टेंट पे अलग अलग रहेगी। तो हम किसी एक इंस्टेंट पे देख लेते हैं कौन सा इंस्टेंट ले रहे हैं जब उसके अंदर कितना एक्सटेंशन है बेटा, एक्स एक्सटेंशन है। एक्स एक्सटेंशन पे अंदर वाली फोर्स देखेंगे उसी के इक्वल कौन से वाली रहने वाली है, बाहर वाली। तो ये इलास्टिक वाली फोर्स देखते हैं उस इंस्टेंट पे क्या रहेगी। यंग मॉडुलस को हम यूज करेंगे, वहीं से ये फोर्स लिखी जाएगी। तो अपने को पता है यंग मॉडुलस किसके इक्वल, एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। तो ये एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल, और इस इंस्टेंट पे कितना एक्सटेंशन है उसके अंदर, एक्स। तो ये लेंथ कितनी चेंज हो रखी है, एक्स। तो एफ इंटू एल ए एक्स। तो यहाँ से जो फोर्स एफ वो क्या लिखी जाएगी, वाई ए एक्स बाय कैपिटल। तो ये इलास्टिक वाली फोर्स इस इंस्टेंट पे क्या है, वाई ए बाय एल इंटू एक्स, ऐसे लिखी जाएगी। वेरी कर रही है, हम किसी एक इंस्टेंट पे लिख ली, जब कितना एक्सटेंशन है उसके अंदर एक्स। ये इलास्टिक वाली है, अपने वाली भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, इसी के इक्वल रहेगी। तो इसी को हम अप्रोक्सीमेटली एफ के इक्वल भी लिख सकते हैं। अपने पास फोर्स आ गई, वर्क निकालते हैं। अपने को पता है इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो वर्क डन बाय एफ फोर्स, ये एफ फोर्स जब ये एक्स एक्सटेंड है, मान लो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करा उस टाइम पे dx, अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, ए बी कॉस थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ, डिस्प्लेसमेंट dx, सेम ही डायरेक्शन में ही हुआ है तो एंगल क्या रहेगा उनके बीच में, जीरो, साथ में आएगा कॉस 0 डिग्री। फोर्स की वैल्यू रख देते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या है, वाई ए बाय एल इंटू एक्स डी एक्स। कॉस 0 क्या होता है बेटा, 1। ये dx कितना लेंथ में चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था और एंड में अपने कितना चेंज कर दिया, स्मॉल एल का। तो इसको इंटीग्रेट करना अपने को 0 से लेके स्मॉल एल तक। जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, जैसे y कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा कि हम x के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो x वाली चीज़ें उसको अंदर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को बाहर। तो ये वाई ए बाई एल बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से स्मॉल एल तक। पुट कर देंगे, ये बन जाएगा वाई ए स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। ये एफ फोर्स का क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। चेक करते हैं, अपना बन रहा है वाई ए स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। अगर देखें उसने भी वही दिया हुआ, वाई ए स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। बट अगर देखें यहाँ पे बोथ वाला भी ऑप्शन है, अपने को सेकंड ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा कि वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे वो इलास्टिक वाली जो अंदर वाली फोर्स है उसके वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रहेगा। तो अगर देखें एफ फोर्स हम बाहर लगा रहे हैं, इलास्टिक वाला फोर्स अंदर है, और ये दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो जितना इसने वर्क करा इसने भी उतना ही वर्क करा, बट नेगेटिव में करा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन जो इलास्टिक वाली फोर्स का वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय एफ फोर्स, जो कि क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई ए स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। और अपना जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलास्टिक। इसका फिर से नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आ जाएगा वाई ए स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। तो अगर देखा जाए जितना मैंने वर्क करा उतना ही उसने अपने अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं। क्योंकि जिन फोर्सेस के अगेंस्ट में मैं काम कर रहा हूँ वो कंजर्वेटिव वाले फोर्स है, इलास्टिक वाले फोर्स यहाँ पे कंजर्वेटिव वाले, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जितना मैंने वर्क करा उतना ही उसने क्या कर लिया,
स्टोर कर लिया पोटेंशियल की फॉर्म में। तो अगर देखें अपने को पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी उतना ही दिया हुआ है, वाई ए स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो हम किसको टिक मारेंगे? ऑप्शन 3 को। ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? 2 कॉपर की वायर्स, दोनों कॉपर की हैं, सेम मटेरियल है, मतलब वाई क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा, यंग मॉडुलस सेम। जब भी वायर आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, रोड आ जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल की बात होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा वाला? यंग वाला। 2 वायर हैं अपने को दे रखा, कॉपर की हैं, सेम मटेरियल, मतलब वाई सेम दोनों का, यंग मॉडुलस सेम। एक पी है, क्यू है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अपने को बोल रखा है सेम है, और पुल कर रहे हैं सेम फोर्स से। फोर्स भी दोनों पे सेम ही लग रही है, इस पे भी एफ फोर्स लग रही है, इस पे भी एफ। लेंथ अलग अलग दी हुआ है, एक की एल दे रखी है, एक की अपने को 1.5 इंटू एल दे रखी है। और अपने को क्या पूछा गया है? वर्क। पी वायर पे वर्क क्या होगा और क्यू वायर पे, उनका अपने को रेशियो बताना है। तो जब भी ऐसे इलास्टिक वाली वायर है उसको खींच रहे हैं, फोर्स अगर देखें चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली है, सिमिलर टू स्प्रिंग जैसे है। जैसे स्प्रिंग में भी फोर्स क्या होती है? के इंटू एक्स। एक्स क्या होता है? कितना एक्सटेंशन या कंप्रेशन। और जो वर्क डन आता है उसमें हाफ के एक्स के, है ना? सिमिलर इसमें भी वैसा ही रिलेशन रहता है। जो वर्क रहता है इलास्टिक वायर को जब खींचा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? जर्नल फार्मूला लिखेंगे हम, जो लिखा जाता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना? इस वाले फॉर्म को याद रखेंगे। अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, बट ये वाला फॉर्म याद रखेंगे, है ना? इसी से बाकी फॉर्म हम डेराइव कर सकते हैं। जैसे अगर स्ट्रेस देखें, स्ट्रेस को मैं फोर्स बाय एरिया लिख लूंगा अगर मुझे फोर्स की टर्म में लिखना है। अगर मुझे यंग की टर्म में लिखना है तो मुझे पता है यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। हम अगर स्ट्रेस दिया तो स्ट्रेस की फॉर्म और यंग की फॉर्म को यूज़ कर लेंगे, स्ट्रेन दिया तो स्ट्रेन और यंग वाली फॉर्म को यूज़ कर लेंगे, है ना? तो ऐसे हम चेंजेस कर सकते हैं, बट इस वाली फॉर्म को हम याद रखेंगे। जब भी कोई इलास्टिक वायर होगी, स्ट्रिंग होगी, उसको खींचा जाएगा, खींचने पे कितना वर्क करा जाएगा, वो वर्क किसके कुल? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ें गिवन है उनकी टर्म्स में हम इसको लिख लिया करेंगे, बट ये वाले फॉर्म को हम याद रखें। चलो जैसे यहाँ पे अपने को फोर्स दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया बता रखा है कि सेम है, लेंथ दे रखी है, चेंज इन लेंथ नहीं दी हुई है, मतलब अपने को स्ट्रेन नहीं पता है, मटेरियल सेम बोल रखा है, मतलब वाई दे रखा है, एक तरह से वाई दोनों का क्या है? सेम। तो स्ट्रेन नहीं मुझे पता, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेन को क्या करना है? किसी अदर टर्म्स में लिखना है। उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे बेटा? यंग मॉडुलस को। तो यंग मॉडुलस अपने को पता है कैसे लिखा जाता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन अपने को नहीं पता, तो स्ट्रेन को हम क्या लिख लेंगे? स्ट्रेस बाय यंग। इसके अंदर पुट करेंगे, क्या बन जाएगा? यही वर्क का फार्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस बाय यंग आने वाला है, मतलब स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्केयर हो जाएगा, इंटू यंग, और साथ में अपना वॉल्यूम, जो भी मटेरियल है उसका वॉल्यूम। स्ट्रेस अपन कैसे लिखते हैं? फोर्स बाय एरिया। और ये वॉल्यूम, वायर जो है सिलेंड्रिकल शेप की रहती है, तो वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा? जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो कि पाई आर स्क्वायर इंटू जो लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू जो लेंथ एल। तो ये अपना वर्क का फार्मूला बन गया। फॉर्म वही याद रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर लेंगे फार्मूले। अगर देखें अपने को बोला हुआ दोनों पे सेम ही फोर्स लग रही है, एफ दोनों वायर के लिए सेम है, और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, और दोनों कॉपर की बोल रखी है, तो मतलब वाई भी दोनों का क्या है? सेम। यहाँ पे ए सेम है, सिर्फ क्या चीज का चेंज है? लेंथ का। दोनों के लिए लेंथ क्या अलग। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्टली है वर्क लेंथ के, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वर्क जो है लेंथ के डायरेक्टली। अपने को रेशियो निकालना है, रेशियो ले लेते हैं पी वायर के लिए और क्यू वायर के।
पी वायर के लिए अपने को लेंथ दे रखी है स्मॉल एल और क्यू के लिए दे रखी है 1.5 इंटू एल। यहाँ पुट कर देंगे एल बाय 1.5 इंटू एल, एल से एल कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा 10/15, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो दोनों वायर के लिए जो वर्क का रेशो रहेगा वो क्या आ जाएगा 2:3, मतलब कि ऑप्शन 3। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट है फार्मूला वर्क वाला, उसको याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, दो वायर हैं पी और क्यू, और उनके यंग मॉडुलस अपने को बोल रखा है, एक पी का वाई पी है और क्यू वाली वायर का वाई क्यू है, और उनके लिए अपने को स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। और क्या मांगा गया है, रेशो मांगा गया किसका, वाई पी टू वाई क्यू, मतलब यंग मॉडुलस का अपने को रेशो निकालना। ग्राफ दिया हुआ है, वहां से अपने को यंग मॉडुलस निकालना है, फिर पी के लिए क्यू के लिए, और उनका क्या लेना है, रेशो। तो समझते हैं कैसे करेंगे। अपने को पता है यंग हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर देखें यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो एक्स एक्सिस पे है, तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्ट्रेन है वाई एक्सिस पे, उसको किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, वाई से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, स्ट्रेस एक्स पे था, स्ट्रेन वाई पे था, उसको वाई। तो यहाँ से मैं से लिख सकता हूँ कि वाई किसके इक्वल, 1/यंग इंटू एक्स। तो अगर देखें ये किसकी इक्वेशन बन रही है बेटा, ये बन रही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, जो कि क्या रहती होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम जहां पे स्लोप होता है, सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट, x के साथ वाली टर्म अपनी स्लोप। तो मतलब मेरी स्लोप जो इस केस में किसके इक्वल है, 1/y। बट मुझे y निकालना है, तो y को लेफ्ट पे रख लेते हैं और स्लोप को राइट। तो y को लिख सकता हूँ 1/स्लोप। और सबको पता होना चाहिए ग्राफ से हम स्लोप कैसे निकालते हैं। ग्राफ से स्लोप निकालने के दो फार्मूले है ना, एक तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और अगर एंगल दिए हुए एक्स एक्सिस के साथ तो tan ऑफ थीटा। तो जैसे यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं, तो हम स्लोप के लिए क्या यूज करने वाले हैं, tan ऑफ थीटा। रेशो लेना अपने को, वाई पी बाय वाई क्यू इनवर्सली है, तो p का स्लोप नीचे और q का जो स्लोप है ऊपर की तरफ। एंगल देखते हैं, अगर देखें p का, उसने y के साथ दिया, बट हमेशा अपने को x एक्सिस के साथ वाला लेना और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बन रहा है, जो कि अगर ऊपर वाला 37 है तो ये 53, और q के लिए तो उसने x के साथ ही दिया हुआ, एंटी क्लॉकवाइज दिया जो कि 37। तो q के लिए है 37, तो ऊपर लिखेंगे tan 37, p के लिए है 53, तो नीचे आ जाएगा tan 53। tan 37 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि होती है बेटा 3/4, और 53 की होती है 4/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3/4 4/3, जो कि बन जाएगा 9/16। तो दोनों के यंग मॉडुलस का रेशियो क्या आ गया बेटा, 9/16। ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ से हमेशा ऐसे इक्वेशन बन गई। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, अपने को बस देखना है कि जो किस टर्म्स के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे यंग जो है 1/स्लोप के इक्वल आ रहा है ना, तो इसको रटना नहीं है। कई बार यहाँ पे स्ट्रेस दिया होगा, कई बार स्ट्रेन दिया होगा, तो डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ वाई एक्सिस पे दी हुई है उसको वाई पे लिखेंगे, और जो चीज़ एक्स एक्सिस पे ली है उसको एक्स पे लिखेंगे, है ना। ये चेंज कर देगा, अगर जैसे वहाँ पे स्ट्रेस चला जाए, यहाँ पे स्ट्रेन आ जाए, तो वहाँ पे वाई जो है स्लोप के इक्वल आ जाएगा उस केस में, है ना। तो इस चीज़ को रटो मत कि वाई स्लोप के इक्वल है जब 1/स्लोप के इक्वल है, इसको डराइव कर लो इजिली। बस अपने को याद ये रखना है, वाई किसके इक्वल, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जो भी चीज़ एक्स एक्सिस पे उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, जो भी चीज़ वाई एक्सिस पे उसको वाई से रिप्रेजेंट करो। इक्वेशन से उसको मैच करके देख लो कि वो स्लोप के इक्वल है जब 1/स्लोप के इक्वल बन रही। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। चलो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन बेटा नीट 2018 में आ चुका है, तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है अपने को, इस क्वेश्चन में दो वायर हैं
सेम मटेरियल के। वायर की बात हो रही है तो उसमें सिर्फ लेंथ ही है, तो मतलब यहाँ पे यंग मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन्हीं के ऊपर बात होने वाली है, मतलब इनके ऊपर ही, मतलब इसी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो दो वायर हैं सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब अपना वाई क्या है, सेम, और क्या बोल रखा है, वॉल्यूम सेम है उनका। एरिया नहीं बोला, लेंथ नहीं बोला, उसने क्या बोला, वॉल्यूम सेम, मतलब एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट सेम है। और क्या बोल रहा है, पहली वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और दूसरी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को क्या दे रखा है, 3a दे रखा है। लेंथ जो है पहली वायर के कितने से इंक्रीज होगी, डेल्टा एल से इंक्रीज होगी, जब कितना फोर्स हमने लगाया, एफ फोर्स लगाया। और अपने को पूछा गया कितना फोर्स अपने को सेकंड वायर पे लगाना पड़ेगा अगर अपने को सेम अमाउंट से क्या करना है, स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय सेम अमाउंट। दोनों वायर के लिए मटेरियल सेम मतलब वाई सेम, ना ही एरिया सेम है ना ही लेंथ सेम है, उनका प्रोडक्ट सेम जो कि वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है दोनों के लिए। एरिया अलग अलग है, फोर्स एक पे एफ लग रही है जिसकी वजह से एक्सटेंशन डेल्टा एल का आ रहा है, दूसरे में कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि एक्सटेंशन उसमें क्या आए, सेम आए जो पहली में आए। तो समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन। पहले वही हम यंग मॉडुलस लिखेंगे जो कि एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल, इधर आ जाएगा एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। फोर्स को एक साइड रखते हैं, डेल्टा एल को दूसरी साइड पे रखते हैं। हम क्या लिख लेंगे, फोर्स किसके इक्वल, वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। तो अगर देखें दोनों का मटेरियल सेम है, वाई सेम है, डेल्टा एल भी दोनों के लिए सेम है, सेम ही अमाउंट से स्ट्रेच होना चाहिए। एरिया अलग अलग है, लेंथ भी अलग अलग है, बट अपने को लेंथ पता नहीं दोनों में क्या क्या चीज कैसे कैसे अलग है, बट उसने बोल रखा है वॉल्यूम सेम है। तो इस लेंथ को हम वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि अपने को ये अननोन है, ये पता नहीं है। वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एरिया से, ताकि एरिया इंटू लेंथ नीचे क्या बन जाए, वॉल्यूम। तो ये बन जाएगा वाई ए का स्क्वायर, नीचे एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, इधर डेल्टा है। तो अगर देखें वाई सेम है, वॉल्यूम सेम है, चेंज इन लेंथ भी दोनों के लिए सेम है, सिर्फ अलग क्या है, एरिया। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि फोर्स किसके डायरेक्टली है, एरिया के स्क्वायर के, बाकी सारी चीज़ें दोनों के लिए कांस्टेंट है। अब अपने को रेशो ले लेना दोनों के लिए। सेकंड वायर के लिए फोर्स अपने को निकालना है, फर्स्ट के लिए कितना एफ, सेकंड वायर का जो एरिया है वो 3a है और फर्स्ट का कितना था, ए, डायरेक्टली है, तो यहाँ पे 3a का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर से ए का स्क्वायर कैंसिल और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो सेकंड वायर पे अपने को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा, 9 इंटू एफ। इतना फोर्स लगाएंगे तब जाके दोनों में एक्सटेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब भी लेंथ की चेंज की बात होगी, इलास्टिसिटी का मॉडुलस याद रखना कौन सा वाला यूज करेंगे हम, यंग वाला यूज करेंगे। आई होप सबको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, असर्शन रीजन बेस्ड है ना, और ये क्वेश्चन भी 2022 में आ चुका है बेटा। तो असर्शन में अपने को क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग किससे डिटरमाइन करी जाएगी, शेयर मॉडुलस से। तो पहले थोड़ा शेयर मॉडुलस रिवाइज करते हैं, शेयर मॉडुलस है क्या चीज। हमने यंग मॉडुलस तो पढ़ लिया था, अब शेयर मॉडुलस क्या है उसको समझते हैं। शेयर मॉडुलस जैसे हमने यंग डिफाइन करा था, सिमिलरली ये भी डिफाइन करा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। पहले ये शेयर स्ट्रेस समझते हैं। मान लो अपने पास ऐसे क्यूब है, ऐसे क्यूब है, जो नीचे वाला फेस है मान लो उसका क्या है, फिक्स है। नीचे वाला फेस फिक्स है और ये जो अपर वाला उसका फेस है उस पर टेंजेंशियली, मतलब ऊपर वाले फेस के पैरेलल में एक फोर्स लगाते हैं एफ। ये एफ फोर्स की वजह से, क्योंकि नीचे वाली चीज फिक्स है, हम ऊपर से पैरेलल खींच रहे हैं तो टिल्ट हो जाएगी बॉडी, तो कुछ ऐसे बन जाएगी।
ऊपर वाली साइड से वो कुछ ऐसे टिल्ट होगी, मान लो कुछ एंगल से घूमगी, वो एंगल मान लो फाई। मान लो जो ऊपर वाला फेस है वो कुछ डेल्टा एक्स से आगे चला गया, और ये वाली लेंथ मान लो कुछ एल। तो जब भी ऐसे शेप चेंज होती है उसमें कौन सा स्ट्रेस आता है, शेयर वाला स्ट्रेस आता है, और उसके लिए कौन सा वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करा जाता है, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये फोर्स एफ लग रही है, और ऊपर वाले फेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लो ए। लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर में लग रही थी, इसमें फोर्स पैरेलल में लग रही है। पैरेलल में लगेगी तो ऐसे शेप चेंज हो जाएगी, जिससे जो स्ट्रेस बिल्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर वाला स्ट्रेस। और ये शेयर स्ट्रेस सिग्मा एस से लिखते हैं, जो कि क्या लिखा जाएगा, एफ बाय ए, है ना। टेंजेंशियल में जो फोर्स लग रही है डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया। और जो स्ट्रेन है, शेयर वाला स्ट्रेन, कितना उसकी डायमेंशन में चेंज होगा, जैसे यहाँ पे शेप चेंज कर रहा है तो वो एंगल से बताया जाएगा कितना शेप में चेंज आ रहा है। तो ये शेयर स्ट्रेन फाई के इक्वल लिखा जाएगा, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं आर्क लेंथ बाय रेडियस, जो कि डेल्टा एक्स बाय एल के इक्वल। और अपने को पहले स्टेटमेंट में इसी की बात हो रही है कि जो कॉइल है, स्प्रिंग कॉइल, उसकी जो स्ट्रेचिंग है वो किससे बताई जाएगी, डिटरमाइन करी जाएगी शेयर मॉडुलस से। समझते हैं उस चीज को। तो मान लो अपने पास ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे में एफ फोर्स लगा, वैसे एफ फोर्स लगाएंगे, इसकी जो टर्न्स है अभी थोड़ी क्लोज क्लोज है, उस फोर्स की वजह से खुलता जाएगा, है ना। टर्न्स जो है दूर दूर जाती रही, कुछ ऐसे बनता जाएगा। पहले के मुकाबले में अभी दूरी जो है टर्न्स के बीच में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या इसमें लेंथ चेंज हुई कि शेप चेंज हुई? अगर देखें अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ पहले इतनी सी लेंथ थी अभी ये लेंथ होगी, बट नहीं बेटा। अगर देखिए ऐसे हेलिकल शेप में था, जस्ट वो टर्न्स ओपन अप होती जा रही है, मतलब वो खुलती जा रही हैं, लेंथ तो उतनी ही है, उसकी ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है। पहले क्लोज क्लोज स्पेसिंग के साथ ही, अब दूर दूर स्पेसिंग के साथ है। अगर उसको बिल्कुल सीधा करके लेंथ देखें तो लेंथ तो दोनों की सेम ही है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा नहीं था, है ना। बिल्कुल सीधा होता फोर्स लगाते तब लेंथ चेंज होती, बट यहाँ में तो क्या था, हेलिकल शेप में था। जब हमने फोर्स लगाया तो वो टर्न्स थोड़ा दूर दूर होती गई, है ना। तो शेप में चेंज आ रहा है यहाँ। तो शेप में चेंज आ रहा है तो कौन सा वाला स्ट्रेस आएगा, शेयर वाला स्ट्रेस। और कौन सा वाला मॉडुलस है, ये चीज डिटरमाइन होने वाली है शेयर मॉडुलस से, डिपेंडिंग अपॉन कितना शेयर मॉडुलस है, कितना ज्यादा उसकी जो टर्न्स में है वो चेंज आएगा, है ना, ओरिएंटेशन में चेंज आएगा, ट्विस्ट आएगा, जब हम बोल सकते हैं ट्विस्ट। यहाँ पे टर्न्स क्या हो रही है, ट्विस्टेड होती जाए। तो यहाँ पे शेप चेंज हो रही है, तो कौन सा वाला मॉडुलस से ये चीज डिटरमाइन करी जाएगी, शेयर मॉडुलस, ना कि यंग मॉडुलस। इसमें गलती कर जाते हैं बच्चे, तो सबको ये लगता है कि लेंथ बढ़ गई, लेंथ नहीं बढ़ी है। ओवरऑल सीधा करके देखो तो दोनों की लेंथ तो उतनी ही है, बस पहले हेलिकल शेप में टर्न्स क्लोज में थी, अभी दूर दूर, है ना। तो एंगुलरली थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है उन टर्न्स के बीच, तो वहां पे एंगुलर शेप में चेंज आ रहा है। तो उसके लिए कौन सा वाला मॉडुलस है, इस चीज को हम डिटरमाइन करेंगे, जो कि क्या है, शेयर मॉडुलस। तो पहले स्टेटमेंट में अपने को वही बोला जा रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि रीजन में अपने को दी गई है, वो क्या बोल रहा है, कॉइल स्प्रिंग है जो कि कॉपर वाली है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वाली से ज्यादा रहेगी फॉर सेम डायमेंशन के लिए। ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, क्योंकि अपने को पता है स्टील जो है सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। उसमें अपने को क्या बोल रहा है, कॉपर जो है वो ज्यादा इलास्टिक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये ट्रू नहीं है बेटा, स्टील जो है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स। तो असर्शन अपना ट्रू है, रीजन अपना क्या है, फॉल्स। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, एक सॉलिड है जो ब्रेक कर जाएगा जब उसके अंदर प्रेशर जो है कितने से ज्यादा हो जाएगा, 13 एटमोस्फेरिक प्रेशर से। और सॉलिड की अपने को क्या दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। समझेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ना। नेक्स्ट अपने को पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम हाइट का कॉलम बना सकते हैं सॉलिड। एक सॉलिड है, उसके अंदर अगर प्रेशर कहीं भी 13 एटीएम से ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो अपने को पूछा जा रहा है कितना मैक्सिमम हाइट का उससे हम सिलेंडर बना सकते हैं। क्योंकि अगर देखो मैं हाइट बढ़ाता जाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, तो नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का ही वेट लग रहा है, वेट लग रहा है, फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से प्रेशर आएगा। हम इसमें हाइट जो है बहुत मतलब इनफानाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाइट हम बढ़ाते जाएंगे, मास बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अपने को वही पूछा गया कि कितना मैक्सिमम हाइट तक का हम सिलेंडर उससे बना सकते हैं। तो अपने पास मान लो ऐसे एक सिलेंडर है, हाइट ले लेते हैं h। h हाइट का हमने सिलेंडर ले लिया, और मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका a, मास इसका m मान लेते हैं, डेंसिटी इसकी रो मान लेते हैं। अगर मैं पूछूं इसका इस सिलेंडर पे किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहने वाला, तो ऑब्वियसली बात है कि बॉटम वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ वाले पॉइंट पे ऊपर वाली पूरी चीज का वेट आ रहा है। अगर मैं मिडल में कोई पॉइंट लूंगा तो उसमें ऊपर वाले का ही सिर्फ वेट आएगा। तो बॉटम वाला ही पॉइंट ऐसा है जहां पे पूरी चीज का वेट आ रहा है, तो वहां पे प्रेशर क्या रहने वाला, मैक्सिमम। तो ये बॉटम वाले पॉइंट पे प्रेशर जो है मैक्सिमम रहने वाला, और यहाँ पे मिनिमम, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन पे किसी भी चीज का वेट नहीं है। अपने को चाहिए किसी भी जगह पे 13 एटीएम से प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं ये मैक्सिमम वाले को ही 13 से कम रखूं, तो बाकी चीज तो मैक्सिमम से कम ही रहेगी, मतलब बाकी चीज तो फिर 13 से कम ही हो जाएगी अगर यही 13 से कम है। तो अपने को करना क्या चाहिए कि बॉटम पे प्रेशर 13 से कम होना चाहिए, उसको यूज करके हम हाइट निकाल लेंगे। क्योंकि अगर बॉटम पे 13 से कम, तो हर जगह 13 से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो बॉटम पे जो प्रेशर होना चाहिए वो 13 एटीएम से कम होना चाहिए, अदरवाइज वो ब्रेक कर जाएगा। एटीएम को पास्कल में चेंज करते हैं, अपने को पता है 1 एटीएम जो होता है 10⁵ पास्कल के अप्रोक्सीमेटली। आगे एक नंबर रहता है 1.01325, अप्रोक्सीमेटली उसको 1 मान सकते हैं। बॉटम पे जो प्रेशर आएगा, पूरी चीज का वेट पर यूनिट एरिया, पूरी चीज का वेट mg, और इसका एरिया कितना है a। मास को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी वॉल्यूम कैसे लिख लेंगे, एरिया इंटू हाइट। ये कम होना चाहिए 13 इंटू 10⁵ से, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से h अपना आ जाएगा, वो किससे कम होना चाहिए, 13 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय रो जी से। जी अपने को पता, अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू 10 ले सकते हैं। डेंसिटी के लिए उसने अपने को क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उस सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 4। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू जो है न्यूमेरिकली रिलेटिव डेंसिटी के बेटा इक्वल रहती है। इस चीज को याद रखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होती है। रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखी जाती है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की। और वाटर की डेंसिटी अपने को पता है CGS में 1 रहती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। SI में हम कैसे लिखते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने दे रखा है जो कि 4 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो इसको हम लिख लेंगे रो डिवाइड बाय वाटर की, SI में 1000 इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 इंटू 10⁵3। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ गई। और अपना लास्ट में रिलेशन क्या आया था कि h जो है वो कम होना चाहिए किससे, 13 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय रो जी। इसमें रो की वैल्यू पुट करते हैं, 13 इंटू 10⁵
रो की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ इधर 10 h कट कर देंगे इससे, 10⁻⁴ से कट हुआ तो एक 10 बच गया। h जो है अपना कम होना चाहिए 130/4 से, मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 32.5 मीटर। और उसने अपने को मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम हाइट उस सॉलिड की जो हम सिलेंडर बना सकते हैं वो कितनी हो सकती है 32.5 मीटर बेटा। ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन 2 बन जाए। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अपने को प्रेशर 13 atm से कम रखना था, उसको यूज करके अपने को हाइट निकालनी थी कि उस सॉलिड से कितनी मैक्सिमम हाइट का सिलेंडर बन सकता है। सॉलिड वाला पोर्शन बेटा यहीं पे अपना एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे फ्लूइड वाले सेक्शन में। ओके, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।